नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आर एस पी एस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी सीएससी 2023 का एग्जामिनेशन जो कि 28 मई 2023 को है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अब लगभग मान के चलो कि 60 दिन ही बचे हैं और इन 60 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और फिर से बता दूं कि आपको 10 इयर्स के वाई क्यू अच्छे से कंप्लीट कर लेना है विद आपको ऑप्शन को भी एनालिसिस करके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विजन आईएएस की जो PT 365 है उसको भी अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी क्लासेस जो है चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले अपने इन्वायरमेंट के 2013, 14, 15, 16 और 17 इतने अपने सालों के जो है PYQ कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने इन्वायरमेंट के 2018 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी की प्री एग्जामिनेशन के अंदर, वो करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले अपने 83 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 84 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू करेंगे। 84 क्वेश्चन है कि मरुस्थल क्षेत्रों देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्ण रूपांतरण जो है वो आपको देखा जाता है कहाँ पे, मरुस्थल क्षेत्र के अंदर। देखो कठोर एवं मोमी पर्ण, बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में है लघु पर्ण एवं पर्णहीनता। देखो लघु पर्ण ऑब्वियसली बात है, देखो मरुस्थल क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर आपको पता है कि पानी की बहुत ही कमी होती है। और दूसरी बात यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यानी गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो भी पौधे होंगे उनके जो पर्ण यानी जो पत्ते होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी छोटे और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कांटेदार जो है पत्ते देखने को माय डियर फ्रेंड्स मिलेंगे। यानी ये तीनों की तीनों बातें माय डियर फ्रेंड्स राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है अपना, जिसमें है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB से भिन्न है। पहला है कि NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन जो है वह सरकार के आदेश के अनुसार किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ कि NGT क्या है माय डियर फ्रेंड्स, NGT और CPCB इन दोनों का ही जो गठन है वो एक अधिनियम के द्वारा ही किया गया है। अगर मैं बात करूं किसकी, NGT, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं ये क्या क्या है मेरे फ्रेंड्स। अगर इसकी बात करूं तो ये जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार जो है हमारे फ्रेंड्स इसका गठन जो है किया गया है, किसका, NGT का गठन। और दूसरी बात ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है NGT जो है प्राकृतिक न्याय, यानी प्राकृतिक न्याय का मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, जो भी हमारा पर्यावरण है, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मनुष्य द्वारा या फिर किसी सिस्टम के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की इसको हानि होती है तो उसके अंदर जो न्याय है वो कौन काम करता है, NGT जो है अपने सरकार की बहुत ही हेल्प माय डियर फ्रेंड्स करती है। इसके अंदर कौन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये काम करती है वो भी मैं आपको विस्तार से यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जल प्रदूषण अधिनियम एक्ट 1974 के बारे में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो भी लॉ और कानून है उसके अनुसार निर्णय जो कौन लेता है, प्राकृतिक न्याय का काम जो है वो कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स, NGT करता है। और साथ में और बता दूं कि जल प्रदूषण क्या माय डियर फ्रेंड्स, जल प्रदूषण उपकर एक्ट जो है, उपकर एक्ट जो है 1977 उसके अकॉर्डिंग भी ये काम करता है। और दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भी ये काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में बताता हूँ
वायु प्रदूषण एक्ट 1981 भी इसके अंदर इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड्स। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी इसके अंदर है, इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में एक और बता दूं क्या, जैव विविधता एक्ट 2002 ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। यानी ये सारे के सारे जो जितने भी नियम एक्ट है इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से जो भी इसके अंदर लॉ और कानून बनाए गए हैं और उसके ऊपर जो न्याय का काम जो है वो कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है एनजीटी, जो इसके अंदर भारतीय गवर्नमेंट या जो भी है उसकी हेल्प करता है माय डियर फ्रेंड्स। इन मामलों की सुनवाई जो है वो क्या एनजीटी के द्वारा की जाती है। जो भी ये इसके अंदर जो मैंने आपको टोटल के टोटल एक्ट बताए हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी एक विशेष बात जरूर और आप नोट कर लेना कि 1972 का वन्य जीव संरक्षण, 1972 का जो क्या है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, और दूसरा जो है 2006 वन अधिकार जो एक्ट है, ये इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स शामिल नहीं है। ये बातें जरूर अच्छे से नोट कर लेना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एनजीटी है वो किसके अकॉर्डिंग जो है न्याय प्रणाली का काम करता है, प्राकृतिक न्याय का काम करता है। तो आपको ये बातें जरूर नोट करनी है। विशेष तौर से ये दो बातें तो जरूर नोट करनी है कि इसके अंदर 1972 का एक्ट और 2006 का जो वन अधिकार एक्ट है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, इसकी न्याय प्रणाली के अंदर ये नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ एक बातें हैं जो इसके बारे में आपको अच्छे से मैं बता चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अपने CPCB की, तो इसका जो गठन है वो क्या है, जल प्रदूषण, अभी अपने पढ़ चुके हैं जल प्रदूषण एक्ट जो क्या है 1974 है माय डियर फ्रेंड्स। 1974 के तहत इसका माय डियर फ्रेंड्स से जो है गठन किया गया है। और इसको जो शक्तियाँ प्राप्त है वो शक्तियाँ जो प्राप्त है वो वायु प्रदूषण जो एक्ट है, क्या माय डियर फ्रेंड्स जो अपने पढ़ा ना वायु प्रदूषण जो एक्ट है 1981 के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त है, किसको, CPCB को, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार इसको जो है माय डियर फ्रेंड्स शक्तियाँ प्राप्त है। चलिए चलते हैं, यानी अपना जो पहला है ये क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एनजीटी और CPCB दोनों ही जो क्या है माय डियर फ्रेंड्स एक अधिनियम के द्वारा ही इनका गठन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एनजीटी जो है क्या है प्राकृतिक न्याय पर काम करता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। ऑब्वियसली बात है, देखो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक न्याय संबंधी कोई भी मुकदमे आते हैं तो कोशिश करता है क्या एनजीटी उसको सॉल्व कर दे माय डियर फ्रेंड्स, यानी उनके भार को कम करता है। जबकि CPCB झरनों, कुओं और साफ सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि CPC का गठन जो है जल प्रदूषण के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स वो है। दूसरा ये कि इसको जो शक्तियाँ प्राप्त है वो वायु प्रदूषण एक्ट 1981 के तहत इसको जो है शक्तियाँ प्राप्त है, यानी दो है जो अपना राइट हो जाएगा, पहला जो अपना रॉन्ग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहसंबंध यानी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको माय डियर फ्रेंड्स बताना है। हम बात करते हैं किसकी, GACSA की। चलिए हम बात करते हैं किसकी, GACSA यानी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पर क्या है, जलवायु अनुकूल संबंधी क्या स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात होती है, ठीक है। तो अब इसका जो है वो गठन है जो किसके अनुसार हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका गठन जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसके द्वारा माय डियर फ्रेंड्स इसका गठन हुआ है। कब हुआ इसका गठन? 2014 के अंदर जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, जलवायु शिखर सम्मेलन जो माय डियर फ्रेंड्स हुआ था, उसके अंदर इसका गठन किया गया। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ओबियसली बात है। देखो इसका गठन कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये किसके अकॉर्डिंग यार, किसके लिए काम करेगा? इसका विशेष काम क्या है? तो इसका जो सीधा साधा काम मैं बता दूँ, इसका काम है खाद्य सुरक्षा और पोषण। खाद्य सुरक्षा और पोषण। और वहीं जलवायु की बात आती है तो जलवायु परिवर्तन में सुधार लाना, जलवायु परिवर्तन में सुधार लाना इसका जो है विशेष कार्य है। इसके अकॉर्डिंग ही इसका गठन किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। यानी जो पहला है 2015 की बजाय माय डियर फ्रेंड्स ये क्या है? 2014 यहाँ होगा। तो पहला जो अपना है माय डियर फ्रेंड्स रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, GCSA में सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कोई भी बंधनकारी दायित्व नहीं है। इसके जो भी सदस्य देश हैं वैसे उनसे ये एक गुजारिश की जाती है कि आप खाद्य सुरक्षा और पोषण और जलवायु परिवर्तन में सुधार में अपनी भूमिका को निभाएं। इनके ऊपर कोई बंधनकारी, उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज सिस्टम नहीं है, यानी दूसरा अपना राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि GCSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। देखो ये कोई भारत की इसके अंदर कोई साधक भूमिका नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भारत एक इसका सदस्य देश है, जो इस भारत यानी एक हस्ताक्षर करता ही देश है। इसके निर्माण में भारत की कोई अहम भूमिका की बात करें तो कोई अहम भूमिका नहीं थी। तो यानी तीसरा भी अपना रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 2 जो है अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, क्या माय डियर फ्रेंड्स, संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसकी, संरक्षण कृषि की, यानी ऐसी कृषि जो कि है कि जिसका अपने रिजर्वेशन हो, जिसका कंजर्वेशन हो, यानी जो क्या एक सेफ कृषि हो माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो माय डियर फ्रेंड्स? एक सेफ कृषि हो, जिसमें क्या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, उसको भूमि पर उसका कोई ज़्यादा गहरा प्रभाव न पड़े, यानी भूमि का माय डियर फ्रेंड्स क्या है, प्रदूषण न हो जाता। तो वो एक संरक्षण कृषि होती है। देखो एक धन्य कृषि पद्धतियों का परिहार, ये माय डियर फ्रेंड्स अपना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और न्यूनतम जोत को अपनाना बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो उसमें बात दूसरी तीसरी बात की बागानी फसलों की खेती का परिहार। देखो परिहार के बजाय अगर बागानी फसलों की खेती का अगर यूजफुल किया जाए तो कहीं ना कहीं संरक्षण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसकी जो परिभाषा यहाँ पे जो बात कही गई है परिहार, जो गलत है, तो ये अपनी तीसरी बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना, बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट है, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना, ऑब्वियसली बात है माय डियर फ्रेंड्स। जितना भी अगर हम फसल चक्कर को यूज करते हैं, यानी प्रत्येक बार जो फसल को अगर बदल कर अगर बोया जाता है तो भूमि में क्या है, उसकी उपजाऊ जोपन है वो माय डियर फ्रेंड्स बना रहता है। यानी जो 1 और 3 जो बात अपनी गलत हो जाएगी, 2, 4, 5 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन का स्रोत वर्णित करता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है को फर्टिलाइजेशन क्या काम करता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा पादप वृद्धि के अंदर काम आता है। देखो छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का उपयोग जो है कृषि क्षेत्र के अंदर कब किया जाता है, यानी पादप वृद्धि के लिए ही फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कार्बन जो है फर्टिलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, से कार्बन जो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। यानी एक वैसे देखा जाए तो कि जैसे जैसे क्या है CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी, तो CO2 जो क्या पादप वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स। पादप वृद्धि के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण
बड़ी पादप प्रवृत्ति, बिल्कुल राइट बात है। देखो अगर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जो पादप प्रवृत्ति में ये बहुत ही क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, सहायक होंगे। तो यानी फर्स्ट जो अपनी बात है माय डियर फ्रेंड्स राइट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 89 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू का अगर खनन किया जाए, क्या है नदी में क्या बहुत अधिक बालू का खनन किया जाए तो इसके संभावित जो परिणाम है माय डियर फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं। तो क्या नदी की लवणता में कमी, देखो नदी की लवणता में कमी नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स, नदी की लवणता में क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ोतरी होगी। क्यों बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब ज़मीन का जो स्तर है वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, नीचे होगा। तो क्या नीचे का जो पानी है, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नीचे का जो पानी है वो क्या है ऊपर भी आ सकता है, और दूसरी बात जो ऊपर जो नदी का पानी है वो माय डियर फ्रेंड्स नीचे भी जा सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं हम बात मान सकते हैं कि नदी की लवणता में बढ़ोतरी होगी माय डियर फ्रेंड्स, कमी नहीं होगी। तो ये बात क्या माय डियर फ्रेंड्स गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमजल का प्रदूषण होगा, बिल्कुल राइट बात है। अगर नदी का पानी नीचे भी जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगा। भूमजल स्तर को नीचे चला जाना, ये भी माय डियर फ्रेंड्स बात राइट है, क्योंकि अगर नीचे से पानी ऊपर आएगा तो धीरे धीरे इसका भूमजल स्तर है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ पर अपना एक गलत हो जाता है और 2 और 3 जो अपना राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर अपना क्वेश्चन है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। देखो यहाँ पर कम नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ोतरी करता है। यानी अगर मृदा के अंदर उच्च कार्बनिक पदार्थ होंगे तो उसके अंदर जल धारण की क्षमता है वो क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ जाएगी। तो यानी ये बात अपनी इसने गलत कह दी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं गंधक चक्कर में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो गंधक चक्कर की मृदा के अंदर अहम भूमिका होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि दूसरी बात भी इसने गलत करके लिख दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ भूमियों को लवणीय भवन में योगदान करती है। ऑब्वियसली बात है, देखो ज़्यादातर क्या लंबे समय तक जो भूमि अपने जोतते हैं रहते हैं उसको पानी देते रहते हैं तो वो क्या है भूमि क्या हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, लवणीय हो जाती है। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। तो यानी ये बात अपनी राइट हो जाएगी। और पहली और दूसरी बात को मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट यही आ जाए। नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट इस प्रकार से भी आ सकती है कि मृदा, यहाँ पे आपको हर एक लाइन को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ हमेशा क्या है जल की धारण क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है मृदा के अंदर। वहीं गंधक चक्कर भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है इसके अंदर मृदा के उपजाऊ के लिए। यानी पहली और दूसरी बात जो अपनी इसने दे रखी है वो तो गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये राइट हो जाती है, अपनी 3 नंबर जो बात है राइट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए PAGE यानी PAGE जो कि अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि अभिवृद्ध हुई है। अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स की PAGE की, जो कि हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी मैं बात बता दूं कि जब रियो डी जेनेरियो के अंदर इसका जब सम्मेलन होता है, रियो डी जेनेरियो के अंदर सम्मेलन होता है कब, 2012 के अंदर। इसका मेन लक्ष्य क्या है माय डियर फ्रेंड्स, धारणीय विकास और समृद्धि। इसका जो मेन जो टारगेट है माय डियर फ्रेंड्स इसका क्या होता है, धारणीय विकास और समृद्धि। और इसे रियो +20 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब 1992 के अंदर सम्मेलन होता है तो ये पहला सम्मेलन होता है पृथ्वी। और जब 2012 की बात आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने लगभग जो 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इसे रियो +20 के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि इस पेज के अंदर
लगभग जो है 5 एजेंसियाँ जो या 5 संगठन है जो मिलकर माय डियर फ्रेंड्स काम करते हैं। वो कौन कौन से मैं बता दूं कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, प्लस ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्लस UNDP यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस UNIDO। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी यूनियन नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर एक और है यूनियन नेशन ITAR। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, यानी जो ये 5 है वो क्या है, इसके समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे क्या, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 2012 के धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलीफ्लोरा की। प्रोसेसिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में है। देखो जूलीफ्लोरा की बात करें तो अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर में आप लोगों ने देखा हो कि जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र से भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किक्कर वर्ड नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि 2 भागों में, जैसे एक तो देसी और एक पहाड़ी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक देसी और एक पहाड़ी। जो ये पहाड़ी किक्कर है उसे बोला जाता है प्रोसेसिस जूलीफ्लोरा, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रकार से जो क्या भूमि को क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या भूमि को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। यानी भूमि का जो उपजाऊपन है, क्या माय डियर फ्रेंड्स, भूमि का जो उपजाऊपन है उसको क्या ख़त्म कर देती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ जैव विविधता को कम करने लगता है। बिल्कुल राइट बात है माय डियर, क्या है, प्रोसेसिस जूलीफ्लोरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये UNFCCC सचिवालय के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं कि UNFCCC जो कि 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर जब पृथ्वी सम्मेलन होता है तो उसके अंदर UNDP UNFCCC बहुत सारे जो संगठन जो है बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन जो है, इसका भी एक संगठन है जो 1994 से ये क्या है मैनिफेस्टेंट मतलब एक संगठित रूप से ये जो है चालू हो जाता है UNFCCC। ठीक है, जो इसका एक संगठन है जैसे है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, जो कि 2015 में जो है इसका गठन किया गया था हमारे फ्रेंड्स। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो अवस्थित है माय डियर फ्रेंड्स। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर माय डियर फ्रेंड्स अवस्थित है, जो कि सन 2000 में इसे क्या है माय डियर फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसको क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। किसको, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य को। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी की बात करें तो आप जानते हो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि यहाँ पर बहुतायत से माय डियर फ्रेंड्स पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावरण यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, संकटपूर्ण जो वन्य जीव पर्यावास है उसकी जो परिभाषा माय डियर फ्रेंड्स वन अधिकार अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पहली बार बेगा जो जनजाति है को पर्यावास का अधिकार माय डियर फ्रेंड्स से दिया गया। ये भी बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए
प्रवास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है या उसकी घोषणा करता है। देखो ये गलत बात है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका निर्णय नहीं लेती है, बल्कि इसका जो निर्णय लेता है वो लेता है कौन? जनजातीय मंत्रालय। कौन है माय डियर फ्रेंड्स? जनजातीय मंत्रालय प्रयावास। जो इसका मंत्रालय है जनजातीय मंत्रालय, वो इसका निर्णय लेती है कि कौन सी जनजाति को यानी जनजातीय प्रयावास या हैबिटेट के रूप में उसको अधिकार दिया जाए। तो ये अपना 3 नंबर जो है रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स 2019 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मैं बता दूं कि अपने 2018 के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन आए माय डियर फ्रेंड्स वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने 2019 में आए हैं वो कंप्लीट करेंगे, और इसी प्रकार से 2022 तक जो सारे के सारे माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। फिर से मैं बता दूँ कि आपको यूपीएससी CSE का जो भी 10 सालों के PYQ है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऑप्शन के साथ साथ जो भी एक न्यू डाटा ऐड करके बताना हो, सभी की सभी इसके अंदर जानकारी दी जा रही है। और साथ में बता दूं कि विजन IAS की जो PT 365 है माय डियर फ्रेंड्स, PT 365 है, उसकी भी क्लासेस चल रही है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।